हेलो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का एमसीक्यू रसायन विज्ञान का जो महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन है उसको लेकर के आया हूं। तो आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, जो कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है आरआरबी ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए हम जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, 92 और 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। पूछा जा रहा है कि 92 और 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसमें सीधा सीधी आप 238 में से 92 को घटा देंगे तो आ जाएगा 146, मतलब 46। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 90U जो होगा वो नीचे की ओर आएगा, जैसे कि मैं भी दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो 90, ये U है, U के नीचे में 92 होगा और ऊपर में इसका होगा वो 238 होगा, मतलब 238 ऊपर में होगा। इसमें आपका पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाला में नीचे वाला को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 238 में अगर 92 92 को घटाएंगे तो बचेगा 146, जो कि आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा हानिकारक किरण है इसके बारे में पूछा जा रहा है मनुष्यों के लिए। पहला है अल्फा किरणें, दूसरा है बीटा किरणें और तीसरा है गामा किरणें और डी है पराबैंगनी किरणें। तो मनुष्य के लिए जो सबसे ज़्यादा हानिकारक किरण है वो है पराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रा वायलेट बोला जाता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है मनुष्यों के लिए। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। पहला है प्रोपेन और ब्यूटेन का, दूसरा है एथिलीन और एथेन का, तीसरा साइमोजिन और एथिलीन का, चौथा है रिगोलिन और हेक्सेन का। एक क्वेश्चन जो है ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलूँगा, क्योंकि मात्र 2-3 मिनट में इसको ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप एक नज़र बस इसको देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस के यंत्र का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है सीबी देसाई, दूसरा है सीबी पास्कल, तीसरा है रॉबर्ट विल्हेम और चौथा है गीगर ने। तो आपको शायद आपको ये याद ही होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सीबी देसाई। इन्होंने जो है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनने वाला जल कौन सा है। मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल और कठोर जल। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कठोर जल। कठोर जल है जो है वो तत्परता से झाग ना बनने वाला जल है। ठीक है, ये आसानी से झाग ये नहीं बनाता है कठोर जल। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ये 9 10 में ये क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो उसी का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है ये। ठीक, साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनने वाला जल कौन सा है, तो कठोर जल है। याद रखिएगा, आसानी से ये झाग नहीं बनाता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उष्मांक सर्वोच्च होती है, मतलब उच्च उष्मा के सर्वोच्च होती है। ठीक है, मतलब उच्चतम उष्मा का स्रोत है वो होता है उसमें। पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा है बायोगैस, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा मीथेन गैस। तो ब्यूटेन जो होता है वो अधिक उसमें उष्मा होती है, अधिक उष्मा का स्रोत पाया जाता है ब्यूटेन में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर देखिए, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, मतलब बैटरी में किस एसिड का उपयोग होता है, किस अम्ल का उपयोग होता है, वही पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल और चौथा है एसिटिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल जो होता है वो तो नहीं हो सकता, वो तो अमाशय में पाया जाता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, ये भी नहीं होगा। एसिटिक अम्ल ये भी नहीं होता, ये फलों में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल भी फल फ्रूट वगैरह में पाया जाता है। तो हो गया आपका आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी के पानी यही यही होता है। ठीक है, बैटरी में जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। 8 नंबर है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। आपके ऑप्शन है
नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अधिक पर्यावरण प्रदूषक में सहायक होते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, देखिए जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, मतलब जल को शुद्ध करने में किस रसायन का उपयोग होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है, प्रयुक्त होता है। और पहला ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है नाइट्रिक अम्ल। तो जल को शुद्ध करने के लिए इसमें से जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को जो है लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसका मुख्य रूप से जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर जो है वो है हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, पहला ऑप्शन है 1.0, दूसरा है 4.8 और तीसरा है 9.4, चौथा है 14.4, 14.4। तो हवा का जो घनत्व होता है वो होता है 14.4। ठीक है, तो याद रखिएगा 14.4, 14.4 ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है कैसे, अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा और निष्पादन द्वारा। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, 9 क्लास का, 9 और 10 में आपने ये पढ़ा होगा। तो पानी और चौक को किससे हम लोग पृथक करते हैं, उसके मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, तो आश्वासन अवसादन विधि के द्वारा करते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवसादन विधि द्वारा इसको जो है पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, माइका क्या है, माइका, माइका एक प्रकार का बोल सकते हैं, माइका जो होता है वो रबर जैसा कुछ होता है। ठीक है, वाइट कलर का माइका आपने देखा होगा, चमकता है, शीशा जैसा हो, चमकता है, वो भी चमकदार होता है वाइट कलर का। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, ये माइका क्या है वही पूछा है। इसका ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक और विद्युत का सुचालक। तो माइका जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। बहुत सारे मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है ताकि करंट को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने से रोका जाता है। ये अर्धचालक के रूप में, एक कुचालक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, पहला है 100 डिग्री, दूसरा है 104 डिग्री, तीसरा है 232 डिग्री और चौथा है 212 डिग्री। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 14 नंबर, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, SO2, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा है नो मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा है CO। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सोडा वाटर बनाने में मुख्य रूप से CO2 का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसको मैं इसमें ऐड करके बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है 15 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सबको पता होगा ग्लूकोज का, आपको भी पता होगा शायद ग्लूकोज का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं C3H2O, दूसरा है C6H12O6 और तीसरा है C6H12O, चौथा है C5H12O। तो जो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है दूसरा नंबर में, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है बताइए, नाभिकीय विखंडन थोड़ा सा सोच के बताइए। तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का विखंडन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर है, बहुलक नाइलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, कहाँ पे किया गया, किस देश में, पहला ऑप्शन है शिकागो में,
दूसरा है टोक्यो में, तीसरा है न्यूयॉर्क में और चौथा है कोई नहीं। तो जो बहुलक नायलॉन है उसका जो पहली बार विकास हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क में। क्या पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ही हुआ था, कंफर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, किस में होते हैं? हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में या क्रिप्टॉन में। तो सबसे जो भारी रेडियो सक्रियता तत्व जो होते हैं वो सीसा में होता है, परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? सीसा में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही सक्रिय तत्व होता है रेडियो एक्टिविटी तत्व, ठीक है, जो कि सीसा में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है केरामल का, दूसरा है बेंजीन का, ठीक है, और तीसरा है कार्नोलाइट का, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में जो है वो केरामल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। वहीं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपका ऑप्शन है अणुभार पर, दूसरा है परमाणु भार पर, तीसरा है परमाणु क्रमांक पर, मतलब परमाणु संख्या पर, ठीक है, और चौथा है न्यूट्रॉनों पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है जे जे मोसले ने इसका आविष्कार किया है, जे जे मोसले ने इसको बनाया है, और ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर? परमाणु क्रमांक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? एनटीपी जो होता है वो 1 मोल का आयतन कितना होता है? आपके ऑप्शन है 63.5 लीटर, दूसरा है 10 × 10⁻⁻5 लीटर, तीसरा है 22 लीटर और चौथा है 22.4 लीटर। थोड़ा सोच के बताइए, ये शायद आपको याद होगा। तो एनटीपी पर किसी भी गैस का जो मोल का आयतन होता है वो होता है 22.4। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। वहीं अगर 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो अपमार्जक क्या है? 4 ऑप्शन है, साबुन, औषधि, उत्प्रेरक और शोधकर्ता अभिकर्ता, ठीक है, शोधक अभिकर्ता, 4 ऑप्शन। अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक जो होता है वो एक प्रकार का शोध अभिकर्ता होता है, शोधक अभिकर्ता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों का ऑप्शन डी है आंसर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 23 नंबर, आरडीएक्स। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? पहला है रिसेंटली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, दूसरा है रेक्टिफायर डेवलपमेंट एक्सप्लोसिस, तीसरा है रिसर्च डेवलप्स एक्सप्लोसिस, ठीक है, और चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव, ठीक है। आरडीएक्स का पूरा फुल फॉर्म रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। 24 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? 24 नंबर क्वेश्चन है। पहला है पॉलीएलिथीन, ठीक है, दूसरा है पॉलीएमाइड, तीसरा है पॉलीपेप्थीन और चौथा है पॉलीकार्बोनेट्स। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। इसमें गोली मारने पर भी गोली का असर नहीं होता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, याद होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अब 25 नंबर। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है किस लिए? तो सेडिमेंटेशन के लिए, कि दर को बढ़ाने के लिए, या फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए, तीसरा है रंग हटाने के लिए, चौथा है मीठा स्वाद लाने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हमेशा पानी में फिटकरी को बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोलर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, वोलर। तो वोलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का जो है संश्लेषण किया था, तो याद रखिएगा वोलर हो जाएगा, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, मिथनॉल किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रमिंग एल्कोहल, दूसरा है ग्रेन एल्कोहल, तीसरा है वुड एल्कोहल और चौथा है विघृत एल्कोहल। तो मिथेनॉल को हमेशा वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, वुड एल्कोहल, और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह 28 नंबर देखते हैं, डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो डीडीटी का जो पूर्ण रूप होता है वो, इसका ऑप्शन देखते हैं पहले, डाइक्लोराइड डाई इथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, दूसरा है डाइक्लोराइड डाई बेंजाइन ट्राइक्लोरोमीथेन, तीसरा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन और चौथा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा डीडीटी का पूरा नाम। नेक्स्ट देखिए, गैसोहोल। गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है। इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल और तीसरा इथिलीन ग्लाइकोल। 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इथाइल एल्कोहल जो होता है वो गैसोलीन होता है, गैसोहोल होता है, गैसोलीन होता है, ठीक है। कौन क्या होता है, इथाइल एल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से और जैविक घड़ी से। कोई भी पुराना जो अवशेष होता है उसको हमेशा कार्बन डेटिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी का बात किया जा रहा है, उसकी आयु का बात किया जा रहा है, तो उसमें कार्बन डेटिंग नहीं होता है, उसमें यूरेनियम डेटिंग होता है। क्या होता है, यूरेनियम डेटिंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सा कण उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है अल्फा कण, दूसरा बीटा कण, तीसरा गामा कण और चौथा जो है वो सभी। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है वो तीनों प्रकार के कण को उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा गामा तीनों। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक क्या कहलाता है। ऑप्शन है ड्यूटेरियम, दूसरा है प्रोटियम, तीसरा है रेडियम और चौथा है ट्राइटियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को जो है वो ट्राइटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइटियम कहा जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण और अभिप्रेषण। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात कही जाए तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अवकरण, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक है त्यागना, एक है ग्रहण करना। ग्रहण करने को अवकरण और त्यागने को ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है। तो दोनों का आंसर हो गया 33 34, दोनों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 35 नंबर, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। लवोजियर ने, तीसरा है दूसरा है प्रिस्टले ने, तीसरा है कैवेंडिश ने और चौथा है सोरेंस ने, ठीक है। सोरेंसन ने। तो 35 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोरेंसन ने जो है वो पीएच का निर्धारण किया था, पीएच मान का निर्धारण, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, 35 क्वेश्चन हो गया। जो भी आपने पोस्टर में देखा था 35 क्वेश्चन का, जो रसायन विज्ञान का जो एमसीक्यू था उसको मैंने आज क्लियर किया है। आगे मैं फिर से 35 क्वेश्चन का और जो बचा हुआ है वो लेके आऊँगा कल के वीडियो में। तो बने रहेंगे आप हमारे साथ। और अगर ये वीडियो में आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।